Sri Rupangiri, Sri Aniruddha Dey और श्री चमन राय असेंबली कन्वीनर और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों या भाइयों, सालगोनी सकल भाई ओ बोने दे जराय आभार प्रणाम। क्या हमारा बंगला चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा तो आपनारा सकोले भालो अच्छे तो ये तो और दौड़ेगा। दवाई के भालो भागते हवे अरे बारे आसोल परिवर्तन करते हवे। मेरे बहनों भाइयों, देवाश्री जी जब बोल रही थी तो मैं सोच रहा था कि काश हमको भी मंगला आती, हम भी ऐसे ही। बहुत अच्छा भाषण करती हैं देवाश्री, लेकिन आज पहली बार मैंने भाषण सुना है राजीव कुंडू, जो आपके कैंडिडेट। मेरे भाइयों, मैं कह सकता हूं कि राजीव कुंडू बहुत ही एक्सीलेंट ऑरेटर हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और ये विधानसभा में जीत कर जाएंगे तो आपकी बात को विधानसभा में प्रभावी तरीके से रखने का काम यदि कोई करेगा तो आपके राजीव कुंडू करेंगे। तो बंगाल में सब ठीक ठाक है? दीदी ठीक ठाक है? नहीं ठीक। लेकिन आप लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई, 42 में 18 सीटों पर बीजेपी जीती। मेरे बहनों भाइयों, हम लोग कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 42 में 18 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, लेकिन आप लोगों ने विजय दिलाई। इसलिए सबसे पहले शीश झुकाकर मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और आप समझ लीजिए, लोकसभा के चुनाव में जो काम आप लोगों ने किया है, तो आगे का विधानसभा चुनाव तो आप लोगों ने हम लोगों के लिए पक्का कर दिया। अब आप कहेंगे कैसे? आपने सौरभ गांगुली को सिक्सर मारते हुए देखा है कि नहीं? आपने देखा है नौजवानों, आप शब्दों में सौरभ गांगुली को सिक्सर मारते देखा है? जब समझ लीजिए सौरभ गांगुली क्रीज को क्रॉस कर जाए तो लोग यह मान लेते थे कि अब सौरभ गांगुली निश्चित रूप से सिक्सर मारेंगे, और सौरभ गांगुली सिक्सर मार देते थे और 6 रन बन जाते थे। तो बहनों भाइयों, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटों पर विजय दिला दिया है आपने। इसका मतलब आपने भाजपा को क्रीज क्रॉस करा दिया है। अब भाजपा को इस बार विधानसभा चुनाव में सिक्सर मारने से अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं। आप लोगों ने लगभग 34-35 वर्षों तक यहां सीपीएम की सरकार देखी है, 10 वर्षों से आप यहां पर टीएमसी की सरकार देख रहे हैं। बहनों भाइयों, जो बंगाल एक सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र, इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में सारे भारत में जाना जाता था। दुनिया में लोग कहते थे भारत में भी कोई इंडस्ट्रियल सेंटर यदि कहीं पर है तो पश्चिम बंगाल। कहां चला गया? कहां चली गई वह इंडस्ट्री? कहां चला गया हुआ पश्चिम बंगाल का हुनर? एक से एक बड़ी बड़ी हस्तियां यदि कहीं पर पैदा हुई हैं तो पश्चिम बंगाल की धरती पर पैदा हुई। चाहे रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे महाकवि बंगाल की धरती पर पैदा हुए, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा महानायक यदि पैदा हुआ तो वह भी पश्चिम बंगाल की ही धरती पर पैदा हुआ। चैतन्य महाप्रभु भी पैदा हुए तो बंगाल की धरती पर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी पैदा हुए तो बंगाल की धरती पर, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने सनातन धर्म का संदेश सारे विश्व को देने में कामयाबी हासिल की थी, वह स्वामी विवेकानंद भी पैदा हुए तो बंगाल की मां की गोद से बंगाल की धरती पर पैदा हुए। मेरे कहने का महर्षि अरविंद की धरती है पश्चिम बंगाल की धरती। क्या कर दिया इन वामपंथियों ने? क्या कर दिया है तृणमूल कांग्रेस ने?
भाइयों, आज बाहर भी कहीं चर्चा करिए, लोग कहते हैं सर्वाधिक गरीबी यदि कहीं पर है तो पश्चिम बंगाल, सर्वाधिक अनएम्प्लॉयड बेरोजगार नौजवानों की संख्या कहीं पर है तो पश्चिम बंगाल में। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? बहनों भाइयों, इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो टीएमसी जिम्मेदार है, और इसके पहले के वामपंथी जिम्मेदार हैं जिन्होंने लगातार 34 वर्षों तक देश में सरकार चलाई। तमाशा बना दिया है। सड़कों की हालत मैं पश्चिम बंगाल में देखता हूं, इतने वर्षों तक यहां पर इन लोगों की सरकार रहने के बावजूद जैसी सड़कें बन जानी चाहिए थी वैसी सड़कें नहीं बनी। बहनों भाइयों, 25,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने इस बार केवल सड़कों के निर्माण के लिए, हाईवे के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल को दिया। मैं पूछना चाहता हूं ममता जी से, कहां चला गया? क्यों नहीं सड़कें बनी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इतना ही नहीं, बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पहला काम प्रधानमंत्री बनते ही जो किया, उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले हर परिवार का बैंक में अकाउंट होगा, बैंक में खाता होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों का बैंक में अकाउंट खुला है कि नहीं खुला है? जरा हाथ उठाकर बताइएगा। पीछे के लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं, खुला है कि नहीं खुला? इधर के लोगों से भी पूछना चाहता हूं। और बहनों भाइयों, यदि नहीं खुला है तो उसके लिए जिम्मेदार यदि कोई है कि टीएमसी की सरकार ही है, ममता जी। सवाल यह खड़ा होता है, मोदी जी ने क्यों यह बैंकों में हर परिवार का अकाउंट खोला? बैंकों में अकाउंट मोदी जी ने इसलिए खोला क्योंकि जब राजीव गांधी जी यहां के प्रधानमंत्री थे तो राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी बेबसी, लाचारी जाहिर करते हुए यह कहा था, क्या करें, देश में भ्रष्टाचार रुकता ही नहीं। मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों तक केवल 16 पैसा पहुंच पाता था। ये भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने लाचारी व्यक्त की थी, बेबसी व्यक्त की। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री लाचार नहीं हो सकता, बेवक्त ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा, पहला काम करो, सभी के खाते खोल दो बैंकों में। जो भी पैसा दिल्ली के बैंक से निकलेगा, पूरा का पूरा पैसा लोगों के खाते में जाएगा, एक भी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं करने पाएगा। है ना भाइयों, 100 पैसा चलता है तो पूरा का पूरा पैसा आज आपके खाते में होगा। कोरोना के दौरान भी बुजुर्ग महिलाओं को भी यदि इन्होंने सूची दे दिया होगा तो कुछ न कुछ 1,000-500 जरूर पहुंचा। किसानों के लिए हर किसान परिवार को 6,000 रुपया मोदी जी ने वहां से भेजा। उनके तो कहा कि हम इतना पैसा देना चाहते हैं, देश के सभी राज्यों में मिल गया। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को जो लिस्ट देनी थी किसानों परिवारों की, वो लिस्ट उन्होंने गवर्नमेंट को दिया ही नहीं मिल पाया। आज मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, अपने किसान भाइयों को भी, कि जो 6,000 रुपया पहले का नहीं मिला है, यदि हमारी सरकार बन जाती है, पूरी लिस्ट मंगवाकर वह भी 6,000 रुपया देंगे और इस साल का भी 6,000 रुपया आपके खाते में हम डालने का काम करेंगे। मेरे बहनों, हम पश्चिमी बंगाल के साथ किसी भी सूरत में कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं मेरे बहनों भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह टीएमसी जो माटी और मानुष का हवाला देकर सरकार में आई है, आज ऐसे हालात बन गए, न मां सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और बहनों भाइयों, जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी इस राज्य में, तब तक विकास किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा की गारंटी। जो सरकार अपनी जनता को सुरक्षा न दे पाए, वह सरकार अपने राज्य का विकास किसी भी सूरत में नहीं कर सकती। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन हमारी सरकार बन गई, बहनों भाइयों, कोई मां का लाल पश्चिम बंगाल में बम नहीं बनाने पाएगा, बम नहीं बनाने पाएगा, न बम फेंकेगा। बम बनाने की जो जुर्रत करेगा, हम उसकी खाट खड़ी कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे। मेरे बहनों भाइयों, आज आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहिए। ममता जी, क्या हो रहा है बंगाल में?
बम बन रहे हैं, कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, आम जनता के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, तमाशा बना दिया। कैसे विकास होगा पश्चिम बंगाल जब लोग सुरक्षित ही अपने को महसूस नहीं कर रहे? गरीब हालात यहां पर बना दिए लोग। और बहनों भाइयों, यह भी मैं आपको गारंटी देकर जाना चाहता हूं, हमारी सरकार बन गई, केवल हम भाजपा के लोगों को नहीं बचाएंगे। हम चाहे वह सीपीएम का होगा, चाहे वह टीएमसी का होगा, चाहे कांग्रेस का होगा, किसी पर भी यदि कोई हमला करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उसे दंडित करेंगे। हम भेदभाव नहीं करेंगे। सुरक्षा सभी को मिलनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, कोई, सबको मिलनी चाहिए। सबको सुरक्षा मुहैया कराएंगे, यह आपको मैं गारंटी देता हूं। और आपको देखना है तो जाकर त्रिपुरा, पहले से वहां पर सीपीएम की सरकार रही है, वामपंथियों की, बहनों भाइयों, क्या हालत थे 25 वर्षों तक त्रिपुरा के, हिंसा का दौर चल रहा था। लेकिन हमारी सरकार बन गई है, हिंसा अब त्रिपुरा से समाप्त हो गई है। वैसे ही जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, बंगाल से भी हिंसा समाप्त हो जाएगी और विकास का नया दौर प्रारंभ हो जाएगा, नया सवेरा विकास का यहां पर। बहनों भाइयों, बराबर सीपीएम, टीएमसी, इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को पीपुल के ऊपर रखा, अपनी राजनीति को लोगों के ऊपर रखा। अरे जब लोग रहेंगे तब राजनीति होगी, राजनीति पहले और बंगाल के रहने वाले लोग बाद में, यह नहीं चलने पाए। गरीबों, आदिवासी भाई, ट्राइबल, मैं जानता हूं यहां पर भी ट्राइबल्स, हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं। बहन भाइयों, ट्राइबल्स के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने इतनी स्कीम बनाई है, इतनी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री उसे लागू नहीं करते। बंधन योजना, यानी वन की उपज भी यदि हमारा आदिवासी भाई बेचेगा तो उसके लिए भी सपोर्ट प्राइस तय की है हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन यहां की सरकार समझ में नहीं आता क्या कर रही है। लेकिन जितनी भी आदिवासी भाइयों से संबंधित भी हमारी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को हम पश्चिम बंगाल में लागू करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, आपको आश्चर्य होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी हमारे प्रधानमंत्री का यह संकल्प है कि हम 2022 तक भारत में एक भी परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार के पास अपना सिर ढकने के लिए पक्का मकान न हो, एक परिवार भी नहीं बचेगा। मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों के लिए पैसा भेजा गया है उन लोगों को भी यहां की सरकार ने पैसा नहीं मुहैया किया। सरकार बन गई, अब 2022 की गारंटी नहीं दे सकता हूं, 1 साल 1.5 साल लग सकते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, जिस गरीब के पास अपना सिर ढकने के लिए, रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसे पक्का मकान मुहैया कराया जाए। टॉयलेट, शौचालय, क्या कभी किसी ने सोचा कि ऐसा भी प्रधानमंत्री आएगा जो कि घर घर में शौचालय बनवाएगा? कांग्रेस के लोग कहते हैं, हमारे राहुल जी कहते हैं, शौचालय बनाने से क्या होगा? क्या गरीब माताओं बहनों की इज्जत नहीं है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है गरीब माताओं बहनों की इज्जत और अजमत की चिंता करना? और ये पूरा स्वास्थ्य से संबंधित परिदृश्य, हेल्थ सिनेरियो, शौचालय बनने से भारत का कितना बदला है आपको अंदाज नहीं होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का नाम आपने सुना होगा, उठाकर देख लीजिएगा उसकी रिपोर्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा है, बहनों भाइयों, जब से शौचालय बनने प्रारंभ हुए हैं और मोदी जी ने स्वच्छता को आंदोलन में बदल दिया है, तब से भारत के अंदर हेल्थ सिनेरियो ही पूरी तरह से बदल गया है। कितना सुधार! शौचालय भी जो पूरे बनने चाहिए थे, ममता दी, कम से कम गरीब माताओं बहनों के लिए इतना तो ध्यान रखा, घर घर में वही बन जाने दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा 2024 तक एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिस घर में नल न पहुंच जाए।
और नल पहुंचेगा ही, केवल इतना ही नहीं, नल में जल भी निकलना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं 2024 समाप्त होते होते हर घर में नल भी होगा और नल में जल भी होगा। यह कोई छोटी योजनाएं नहीं, बड़ी बड़ी योजनाएं। मैं ममता दीदी को सुझाव देना चाहता हूं, ममता दीदी राजनीति करिए, लेकिन राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। केवल चुनाव जीतने के लिए राजनीति। अम्फान तूफान आया था, पैसा दिया गया, मिल गया आप लोगों को पैसा। अम्फान तूफान के लिए जो पैसा दिया गया था, मैं पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं, कुछ मिला? कहां चला गया? पुलिस स्टेट बनाकर रखा है इस पश्चिम बंगाल को। बहनों भाई, मैं कहना चाहता हूं ममता दीदी, लोकतंत्र में सरकार शासक बनकर नहीं चलाई जाती है। शासक बनकर सरकार मत चलाइए। सरकार चलानी है तो लोकतंत्र में सेवक बनकर सरकार चलाइए, शासक बनकर सरकार मत चलाइए। और ममता दी, सरकारें संविधान के अनुसार चलती हैं, सरकारें अहंकार से नहीं चलती। क्या कर दिया है पश्चिम बंगाल में? अजीबोगरीब हालात यहां पर पैदा हो रहे हैं। देखना है तो जाकर देखिए, असम में हमारी सरकार है। पहले हिंसा का दौर था, हिंसा का दौर बहनों भाइयों हम लोगों ने रोका, जो उग्रवादी से समझौता कर लिए। आज वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन यहां पर बम बन रहे हैं। लेकिन आगे मैं बता देना चाहता हूं, या तो बम या तो हम। ये नहीं चलेगा। और बहना भाइयों, सबसे बड़ी पूंजी हमारी है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। लेकिन भारत की राजनीति में नेता जो कहते हैं वो करते नहीं है। इसी कारण राजनीति के प्रति भी विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, और राजनेताओं के प्रति भी विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई। भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। पैदा हुई भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। जो हमने कहा वो हमने किया। याद दिलाना चाहता हूं, हमारी पार्टी की स्थापना जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल की धरती पर पैदा हुए, इसी यही की बंगाल की मां की कोख से पैदा हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जब उन्होंने हमारी पार्टी बनाई तो उन्होंने कहा, जब कभी हमारी सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, विशेष दर्जा प्राप्त है, उसको चुटकी बजाकर हम समाप्त करेंगे। और आपने देखा, जब हमारी सरकार आई मोदी जी के नेतृत्व में, बहनों भाइयों, चुटकी बजाकर जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, विशेष जो दर्जा प्राप्त था धारा 370 के अंदर, उसे समाप्त कर दिया। अब जम्मू कश्मीर का राज्य का भी वही दर्जा होगा जो कि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। जो कहा वो किया। 3 तलाक का मामला था, मैंने कहा कि मुस्लिम बहनों के साथ भी जुल्म और अत्याचार क्यों होना चाहिए। लोगों ने कहा था, आप दूसरों का मामला है, लोग गड़बड़ करेंगे। अरे मैं कहा, क्या गड़बड़ करेंगे? यदि हिंदू की मां हमारी मां है तो मुसलमान की मां भी हमारी मां है, ईसाई की मां भी हमारी मां है। हिंदू की बहन यदि हमारी बहन है तो मुसलमान की बहन भी हमारी बहन है, ईसाई की बहन भी हमारी बहन है। हम इस नजरिए से देखते हैं, महिलाओं को मां के समान हम मानते हैं। यह हमारे भारत की परंपरा है। स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं को मां कहकर संबोधित किया। अब क्या हो रहा है बहनों भाइयों? इसीलिए मैं कहता हूं, जो भी भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्रों में, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादे करेगी, अक्षरशः सारे वादों को पूरा करेगी। आप विश्वास रखिएगा। भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा। अभी क्वाड, दुनिया के 4 ताकतवर देशों की एक मीटिंग हुई थी, क्वाड बोलते हैं। उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे, जो दुनिया का ताकतवर देश, सबसे ताकतवर देश माना जाता है। उस अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, भारत सचमुच दुनिया में अब ताकतवर भारत बन रहा है। यह जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा। ऐसे ही नहीं,
आपने देखा हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जब होता था तो भारत के पर हमले आतंकवादियों के द्वारा करा था। बहन भाइयों, उसका जवाब दिया हम लोगों ने। हमारे मोदी जी 56 इंच का सीना है। बहनों भाइयों, अपने एयरफोर्स के जवानों को कहा, आतंकवादी घटना करके यहां हिंदुस्तानियों की जान ले रहे हैं, इसलिए जाओ और सीधे भले ही दूसरे देश की धरती पर जाना पड़े, दूसरे देश की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर दो। और एयर स्ट्राइक करके हम लोगों ने दिखा दिया, भारत आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई केवल अपने ही देश की धरती पर कर सकता है। जरूरत पड़ी तो दुनिया के दूसरे देशों की धरती पर जाकर भी भारत आक्रमण कर सकता है। यह करके हमने दिखाया। भारत चीन के बीच जो कुछ भी हुआ उसे भी आपने देखा। बहनों भाइयों, इसके पहले क्या हुआ है न मालूम हो तो आप भारत चीन के बीच के रिश्तों के इतिहास के पन्नों को पलटकर पढ़ लीजिएगा। इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने आंख में आंख मिलाकर बात किया और भारत के सेना के जवानों ने जिस शौर्य, पराक्रम और संयम का परिचय दिया है, उसकी जितनी सराहना की जाए बहनों भाइयों कम है। और मैं तो चाहूंगा कि पूरी ऑडियंस, पूरे जो लोग यहां पर खड़े हैं, एक बार अपने सेना के जवानों के सम्मान में हाथ उठाकर तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों ने भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। सीमाओं की पवित्रता हम किसी भी सूरत में भंग नहीं होने देंगे। हम आपको यकीन दिलाना चाहे उसके लिए हमको जो भी करना पड़े। लेकिन ममता जी को कहूंगा, संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में कैसे सरकार चलाई जाती है आप अच्छी तरह जानती हैं। सरकार उसी तरीके से आपको चलानी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुन लीजिए, यूपीए की जब सरकार थी तो 13 फाइनेंस कमीशन के द्वारा इन्हें 1,32,000 करोड़ मिला था पश्चिम बंगाल। 1,32,000 करोड़, नोट कर लीजिए। मेरी बात गलत हो तो मुझे टेलीफोन कर दीजिएगा। 13 फाइनेंस कमीशन यूपीए के सरकार में बंगाल के लिए 1,32,000 करोड़ दिया। लेकिन हम लोगों ने सरकार बनने के बाद इससे लगभग 4 गुना 4,48,000 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल को दिया है। मैं ममता जी से कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता आपसे इन पैसों का हिसाब चाहे। कहां चला गया? फिर भी हर बात पर मोदी जी को दोष देती है। कहती हैं हम बंगाल में फिर से सरकार बनाएंगे, उसके बाद मोदी जी को दिल्ली से हटाएंगे। आप हटाना चाहते हैं मोदी जी को? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सभी बहनों भाई, मोदी जी को दोष दे रहे हैं। बंगला में कहावत है, जो तो दोष नंदो घोष। हमारी कहावत सही है बहनों, हमारी कहावत सही है, जो तो दोस्त नंदो घोष। मोदी जी को नंदो घोष बनाना चाहते, बताइए क्या बना? हद कर दिया। बहनों भाइयों, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अरे नहीं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं ज्यादा करिए कुछ। और मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से, आदिवासी भाई हमारे यहां पर कुछ हैं, आदिवासी भाई ट्राइबल्स, हम लोगों का संकल्प है 2024 तक, 2022 तक भारत के हर ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा। एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा हर ब्लॉक। और इतना ही नहीं, बहनों भाइयों, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब लोकसभा का चुनाव था तो उस समय हम लोगों ने कहा था, क्योंकि लोग डरते थे टीएमसी से कि टीएमसी वाले हमला कर देंगे, मार डालेंगे, हम कैसे खुल करोगे। तो उस समय हम लोगों ने कहा था, चुपे चाप कमल छाप। कहा था कि नहीं? चुपे चाप कमल छाप। लेकिन आज मैं कहकर जा रहा हूं, चुपे चाप कमल छाप नहीं, जोरे छाप तृणमूल साफ। जोरे छाप तृणमूल साफ। और मैं दीदी को भी संदेश देकर जाना चाहता हूं,
दीदी अब यहां से कटबनी का दौर समाप्त होगा, तोलाबाजी का दौर समाप्त होगा, तुष्टीकरण का दौर समाप्त होगा। कटमनी, तानाशाही, तोलाबाजी, तुष्टीकरण दीदी बंगाल में ना चलबे, ना चलबे। बहुत हो गया, अरे हद हो गई। एक त्रिलोचन महतो नाम का हमारा नौजवान, त्रिलोचन महतो को पेड़ से लटका दिया मार कर, और उसके ऊपर लिखा था बीजेपी के साथ जो काम करेगा उसका यही हश्र होगा जो त्रिलोचन महतो का होगा। 20 साल का जवान, वो भी किसी मां का लाड़का, उसको मार डाला और मार कर लटका दिया पेड़ के नीचे। उसके शरीर पर लिख दिया जो भी बीजेपी का काम करेगा उसका भी हश्र यही होगा जो त्रिलोचन महतो का होगा। क्या ऐसी हुकूमत चलनी चाहिए देश में? बहनों भाइयों, आज दोनों हाथ फैलाकर आपसे अपील करने आया हूं, बंगाल को बचा लो मेरे बहनों भाइयों, बंगाल को बचा लो। अजीबोगरीब हालात कर दिए। इसलिए मैं आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, और न्याय अन्याय और न्याय अन्याय, अब अन्याय नहीं चलेगा। ये बंगला में यही कहते हैं ना, क्या कहते हैं, यही है और कुछ है। अब इतनी बात पक्की कर मान लीजिए, 2 मई दीदी जाछे, 2 मई दीदी जाछे, आसोल परिवर्तन आछे। अब दीदी हमारी कहती है, दीदी कहती है हमारी कि इस बार खूब खेला हो गए। तो मैं कहता हूं दीदी खेला हो गए नहीं, इस बार खेला हो गए तो जम कर खेला हो गए। अब पटवारी का खेला ना हो गए, तोलाबाजी का खेला ना हो गए, हिंसा का खेला ना हो गए। खेला हो गए तो विकास का खेला हो गए, खेला हो गए तो शांति का खेला हो गए। अब वो सब खेला ना हो गए दीदी। और मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं, भाजपा की चाहत है, भाजपा की यह दिली ख्वाहिश है कि हम बंगाल को सोनार बंगला बना दें बहनों भाइयों। इसलिए बंगाल को सोनार बंगला बनाने के लिए आप सभी के समर्थन की मैं अपील करने के लिए आया। इसलिए आप सभी सहमत हैं तो हमारे कैंडिडेट राजू कुंडू, आइए राजू कुंडू। एक तो लंबाई वगैरह भी ठीक ठाक है, लंबाई भी ठीक ठाक है, और राजू कुंडू जी बोलते बहुत अच्छा बोलते हैं कि नहीं? उधर जो खड़े हैं जरा आप लोग बतलाओ, अच्छा बोलते हैं कि नहीं? तो बहनों भाइयों, ऐसा बहनों ये अच्छा बोलते हैं ना, सुना भाषण निकालना, सुना ना? क्या ऐसा व्यक्ति चुनकर नहीं जाना चाहिए? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जितने भी कैंडिडेट हैं, हमारे राजू कुंडू जी से बढ़िया बोलने वाला कोई नहीं होगा। मैं दावे के साथ राजू कुंडू जी को जिताकर भेजिए, और आप कहिए तो मैं राजू कुंडू से एक वचन ले लूं, प्रॉमिस करा लें, राजू कुंडू से एक प्रॉमिस करा लें, करा लें। राजू कुंडू से एक प्रॉमिस मैं कराना चाहता हूं, देवात्री जी भी हैं, हमारी बहुत तेज तर्रार नेता है देवात्री, और हम और देवात्री जी दोनों राजू कुंडू चुनाव जीतने के बाद 4, 6, 8, 10 महीने में एक बार हम लोगों को फिर से आप बुला लेना यहीं पर। और बहनों भाइयों, राजू कुंडू को जीतने के बाद यदि हम लोग यहां पर आना चाहेंगे तो माला पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहेंगे। हम यहां आना चाहेंगे तो राजू कुंडू के विजय के कारण आप सबके सामने अपना शीश झुकाकर आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां पर आना चाहेंगे, माला फूल पहनने के लिए यहां पर नहीं आना चाहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, भारी मतों से बहनों भाइयों जिताकर राजू कुंडू को देखिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। पीछे जो खड़े हैं सबसे एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। भारत माता के मान सम्मान का अभिमान का सवाल। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब मीडिया के लोगों को यह लेना चाहिए था पिक्चर। यह देखिए बंगाल है, भारत माता का सवाल है, सारा बंगाल एकजुट है। बहनों भाइयों,
कुंडू को जिताइए। कुंडू जी बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे वंदे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।